नमस्ते बच्चों। सरोज स्मृति के आगे के भाग को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि निराला की पत्नी की मृत्यु के बाद और विवाह प्रस्ताव आने लगे थे और उनके सारे के सारे विवाह प्रस्ताव को निराला जी ने यूं ही ठुकरा दिया, क्योंकि वो दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहते थे। उन विवाह प्रस्तावों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विवाह प्रस्ताव को लेकर आते हैं और वो निराश होकर लौटना नहीं चाहते थे। किसी न किसी प्रकार निराला को मना के शादी के लिए हाँ कराना ही उनका लक्ष्य थे। तो इस प्रकार अडिग रहने वाले एक व्यक्ति से, एक सज्जन से निराला ने कहा कि मैं मांगली हूँ, यानी कि मेरा जन्म तो मंगल नक्षत्र में हुआ है और यह ऐसा नक्षत्र है, इनमें जन्म होने वाले की जिंदगी कष्टदाओं से भरा रहता है। ये भी नहीं, ये मंगल ग्रह में जन्म होने वाली व्यक्ति की शादी दूसरे मंगल ग्रह में जन्म होने वाली नारी से ही हो सकती है। ये सुनकर लोग तो चले जाते हैं। इतना तक हमने देख लिया, आगे आप देख लीजिए। इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हदोत्साह होने को न था। पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण उस नयनों का। सासू ने कहा, वे बड़े भले जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह। बोले मुझसे, 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। तो देखिए, और एक विवाह प्रस्ताव आ गया, तो इसके बारे में निराला वर्णन कर रहे हैं। तो इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हदोत्साह का मतलब है निराश होकर चलना। तो हदोत्साह का मतलब है निराश, उत्साहहीन। तो अड़चन का मतलब है, तो कभी ऐसे अड़चन में पड़ जाते हैं, उन्हें क्या करना है न करना है उस पर उन्हें चिंता करने का समय भी नहीं मिल गया है, ऐसी अवस्था का वर्णन है। तो इस बार एक विवाह प्रस्ताव आ गया, तो जिसने यह विवाह प्रस्ताव को लेके आया वो सज्जन तो है निराश होकर लौटने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कवि के लिए बहुत मुश्किल सामना खड़ा करता है, क्योंकि वो कुछ भी कह भी नहीं सकते और क्या करना है वो नहीं जानते थे। ऐसे अड़चन में कभी पड़ जाता है। तो ये भी नहीं, आया मन में भर आकर्षण उस नयनों का। उस सज्जन ने जिस लड़की के प्रस्ताव को लेकर आया है उस लड़की की खूबसूरती का वर्णन ऐसा उस सज्जन ने किया कि उस लड़की के नयनों का आकर्षण जो है कवि के मन में भर आया। तो ये सब सुन के सासू माँ ने भी निराला से कहा कि वे बड़े भले जन है भैया। ये व्यक्ति जो है जिसने विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वो बहुत भले आदमी है, समाज में उनका बड़ा स्थान है। ये भी नहीं, एंट्रेंस पास है लड़की वह। जिस लड़की का प्रस्ताव लेके आया है वो लड़की जो है पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सब कुछ रूपवती भी है वो। और वो सज्जन भी उनसे बोलने लगा कि 26 ही तो वर की है उम्र, आपकी उम्र तो 26 वर्ष का है, तो ठीक ही है। वो तो अच्छा लगा, क्योंकि लड़की भी 18 की है। लड़की का उम्र कितना है? 18 की है। तो देख लीजिए, और एक विवाह प्रस्ताव आ गया। जो वो जिसने इस विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वो सज्जन जो है निराश होकर लौटने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कवि के लिए बड़ी अड़चन, बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया। इसने कवि के सामने बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया। और ये भी नहीं, उन्होंने जिस प्रकार उस लड़की का वर्णन किया है कि उस लड़की की आंखों की जो सुंदरता है, आंखों का जो आकर्षण है कवि के मन में भर आया। और ये भी नहीं, सासू ने कहा कि उनकी सासू माँ ने कहा कि जिसने इस प्रस्ताव को लेके आया है वो समाज में बहुत नामी व्यक्ति है, ऊंचे खानदान के हैं। ये भी नहीं, लड़की जो है पढ़ी लिखी है, एंट्रेंस पास हुई है,
तो विवाह प्रस्ताव को लेके आने वाले उस सज्जन ने आगे कहा कि आपका उम्र तो 26 वर्ष की है और लड़की का उम्र तो 18 की है। तो यहाँ जो है वार विवाह भले भैया, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देखेंगे आगे का भाग। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन है बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन है बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे और आएंगे कल। तो देखिए, फिर जिस सज्जन ने विवाह के प्रस्ताव को लेकर आया है, ये निराला जी की अवस्था को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वो हाथ जोड़ के कहने लगा कि निराला जी के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाह करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उचित उत्तर ये देना नहीं चाहते, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाह ही करना नहीं चाहते। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह, ये विवाह करने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, जिस सज्जन ने इस विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वे सुधर के वो कहने लगा कि आप तो अच्छे कवि हैं, बड़े विद्वज्जन हैं, लेकिन आपको अपने राय बदलना ही होगा, इसमें ही आपका भविष्य है। तो जिस सज्जन ने विवाह प्रस्ताव को लेके उनके घर आया है, उस सज्जन को निराला के इस प्रस्ताव को सुनकर, निराला के व्यवहार देखकर ऐसा लगा कि निराला शादी करना ही नहीं चाहते। और उस सज्जन ने उनसे कहा कि आपको अपने इरादे से बदलना ही होगा, आपको आपकी राय आपको बदलना ही होगा, इसमें ही आपका भविष्य समाया हुआ है। आप तो अच्छे कवि हैं, बड़े विद्वज्जन हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब सुन के सासू माँ ने कहा उनसे, है बड़े नाम उनके, जिस सज्जन ने विवाह के प्रस्ताव को लेके यहाँ पर आए हैं वो बड़े नाम वाले हैं, बड़े खानदानी हैं, ये भी नहीं शिक्षित लड़की भी रूपवती। नमस्ते बच्चों, सरोज स्मृति के आगे के भाग को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि निराला की पत्नी की मृत्यु के बाद और विवाह प्रस्ताव आने लगे थे और उनके सारे के सारे विवाह प्रस्ताव को निराला जी ने यूं ही टुकरा दिया, क्योंकि वो दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहते थे। उन विवाह प्रस्तावों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विवाह प्रस्ताव को लेकर आते हैं और वो निराश होकर लौटना नहीं चाहते थे, किसी न किसी प्रकार निराला को मना के शादी के लिए हाँ कराना ही उनका लक्ष्य थे। तो इस प्रकार अडिग रहने वाले एक व्यक्ति से, एक सज्जन से निराला ने कहा कि मैं मांगली हूँ, यानी कि मेरा जन्म तो मंगल नक्षत्र में हुआ है और यह ऐसा नक्षत्र है, इनमें जन्म होने वाले की जिंदगी कष्टदाओं से भरा रहता है। ये भी नहीं, ये मंगल ग्रह में जन्म होने वाली व्यक्ति की शादी दूसरे मंगल ग्रह में जन्म होने वाली नारी से ही हो सकती है। ये सुनकर लोग तो चले जाते हैं। इतना तक हमने देख लिया, आगे आप देख लीजिए। इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हदोत्साह होने को न था, पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण उस नयनों का। सासू ने कहा, वे बड़े भले जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह। बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। तो देखिए, और एक विवाह प्रस्ताव आ गया।
तो इसके बारे में निराला वर्णन कर रहे हैं। तो इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह का मतलब है निराश होकर चलना। तो हतोत्साह का मतलब है निराश, उत्साहहीन। तो अड़चन का मतलब है, तो कभी ऐसे अड़चन में पड़ जाते हैं, उन्हें क्या करना है न करना है उस पर उन्हें चिंता करने का समय भी नहीं मिल गया है, ऐसी अवस्था का वर्णन है। तो इस बार एक विवाह प्रस्ताव आ गया। तो जिसने यह विवाह प्रस्ताव को लेके आया वो सज्जन तो है निराश होकर लौटने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कवि के लिए बहुत मुश्किल सामना खड़ा करता है, क्योंकि वो कुछ भी कह भी नहीं सकते और क्या करना है वो नहीं जानते थे। ऐसे अड़चन में कवि पड़ जाता है। तो ये भी नहीं आया मन में भर आकर्षण उस नयनों का। उस सज्जन ने जिस लड़की के प्रस्ताव को लेकर आया है उस लड़की की खूबसूरती का वर्णन ऐसा उस सज्जन ने किया कि उस लड़की के नयनों का आकर्षण जो है कवि के मन में भर आया। तो ये सब सुन के सासू माँ ने भी निराला से कहा कि वे बड़े भले जन है भैया। ये व्यक्ति जो है जिसने विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वो बहुत भले आदमी है, समाज में उनका बड़ा स्थान है। ये भी नहीं एंट्रेंस पास है लड़की, वह जिस लड़की का प्रस्ताव लेके आया है वो लड़की जो है पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सब कुछ रूपवती भी है वो। और वो सज्जन भी उनसे बोलने लगा कि 26 ही तो वर्ष की है उम्र, आपकी उम्र तो 26 वर्ष का है तो ठीक ही है। वो तो अच्छा लगा क्योंकि लड़की भी 18 की है। लड़की का उम्र कितना है? 18 की है। तो देख लीजिए। और एक विवाह प्रस्ताव आ गया। जो वो जिसने इस विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वो सज्जन जो है निराश होकर लौटने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कवि के लिए बड़ी अड़चन, बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया। इसने कवि के सामने बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया। और ये भी नहीं, उन्होंने जिस प्रकार उस लड़की का वर्णन किया है कि उस लड़की की आंखों की जो सुंदरता है, आंखों का जो आकर्षण है कवि के मन में भर आया। और ये भी नहीं, सासू ने कहा कि उनकी सासू माँ ने कहा कि जिसने इस प्रस्ताव को लेके आया है वो समाज में बहुत नामी व्यक्ति है, ऊंचे खानदान के हैं। ये भी नहीं, लड़की जो है पढ़ी लिखी है, एंट्रेंस पास हुई है। तो विवाह प्रस्ताव को लेके आने वाले उस सज्जन ने आगे कहा कि आपका उम्र तो 26 वर्ष की है और लड़की का उम्र तो 18 की है। तो यहाँ जो है वार विवाह भले भैया, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देखेंगे आगे का भाग। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन है बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन है बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे और आएंगे कल। तो देखिए, फिर जिस सज्जन ने विवाह के प्रस्ताव को लेकर आया है, ये निराला जी की अवस्था को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वो हाथ जोड़ के कहने लगा कि निराला जी के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाह करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उचित उत्तर ये देना नहीं चाहते। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विवाह ही करना नहीं चाहते। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, ये विवाह करने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, जिस सज्जन ने इस विवाह प्रस्ताव को लेके आया है वे सुधर के वो कहने लगा कि आप तो अच्छे कवि हैं, बड़े विद्वजन हैं, लेकिन आपको अपने राय बदलना ही होगा।
इसमें ही आपका भविष्य है। तो जिस सज्जन ने विवाह प्रस्ताव को लेके उनके घर आया है, उस सज्जन को निराला के इस प्रस्ताव को सुनकर, निराला के व्यवहार देखकर ऐसा लगा कि निराला शादी करना ही नहीं चाहते। और उस सज्जन ने उनसे कहा कि आपको अपने इरादे से बदलना ही होगा, आपकी राय आपको बदलना ही होगा, इसमें ही आपका भविष्य समाया हुआ है। आप तो अच्छे कवि हैं, बड़े विद्वजन हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब सुन के सासू माँ ने कहा उनसे, है बड़े नाम उनके, जिस सज्जन ने विवाह के प्रस्ताव को लेके यहाँ पर आए हैं वो बड़े नाम वाले हैं, बड़े खानदानी हैं। ये भी नहीं, शिक्षित, लड़की भी रूपवती। जिस व्यक्ति ने ये विवाह प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर आए हैं, उस व्यक्ति ने सासू माँ से कह रहे हैं कि आप इसे किसी न किसी बहाने मना लीजिए, और आपको यही होगा कि कहे हर तरह इन्हें वर सुखी रहे। जिस लड़की के प्रस्ताव लेकर मैं आई हूं, वो लड़की आपको हर खुशी देंगे, आपको हर तरह सुखी रखेंगे। तो इतना कहकर वो जाने को लगता है और कहा कि जाते समय उसने कहा कि आएंगे कल, अगले दिन मैं शगुन लेकर फिर आ जाऊंगी। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति ने विवाह के प्रस्ताव को लेके आया है, उस व्यक्ति ने जो निराला के व्यवहार को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये विवाह ही करना नहीं चाहते। तो उसने सासू माँ से कहा, ये तो बड़े अच्छे कवि है, विद्वजन है, लेकिन इनको अपने जो राय बदलना ही पड़ेगा। और यह सुनकर सासू माँ ने निराला से कहा कि जिस लड़की का प्रस्ताव लेकर ये आए हैं, ये लड़की जो है शिक्षित है, सुंदर है, इन लोगों का ऊंचा खानदान है, समाज में उनका ऊंचा स्थान है। और ये सब सुन के वो सज्जन ऐसा बोल के चले गए कि वो लड़की आपको हर खुशी प्रदान करेगा, तो आप सुखी रहे, यही हमारी इच्छा है। तो इसलिए मैं अगले दिन फिर आ जाऊंगी शगुन लेकर। उसमें जो है निराला जी अपने विवाह के संबंध में अपनी जो अवस्था है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे देखिए, दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तो खिल 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 हंसती, मैं हुआ पुनः चेदन, सोचता हुआ विवाह बंध है। तो ऐसा कह के जो मैं कल आ जाऊंगी कुंडली लेकर, शगुन लेकर, तो ऐसा कह के वो सज्जन चले गए। तो उस समय निराला की जो दृष्टि जो है शिथिल हो गई, उसे क्या करना है पता नहीं चल रहा है उस समय। आई पुतली तू खिल खिल कर हंसती, उस समय तुम्हारा जो रूप है मेरी पुतली पर पड़ने लगे, तू खिल खिल कर हंसकर वहां पर खेल रही थी। मैं हुआ पुनः चेदन, तुम्हें देखते ही मैं दोबारा चिंता में डूब गया और सोचता हुआ विवाह बंधन। तो मैंने उस समय सोच लिया कि विवाह ऐसा एक बंधन है, तो उस बंधन में पड़ना ठीक है कि नहीं, इस पर उन्होंने दोबारा सोच लिया। अपनी बेटी का मुंह देखते ही वो दोबारा सोचने लगा कि उन्हें दूसरी विवाह करना है या नहीं, और यह इस बात पर वो पहुंच गया कि वो विवाह नहीं करेगा। कुंडली दिखा बोला, ये लो आई तू दिया कहाँ खेलो। फिर उन्होंने कुंडली हाथ में उठा के देख लिया, फिर बेटी की ओर उसे देते हुए कहा, तुम ये ले लो, इसे लेके तुम खेलो। उस समय जो है कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, आई करने को बाद जो कल होने वाली अजीत, संगीत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे स्मिद भर, तू बैठी संजिद टुकड़ों पर। खुले बाल का मतलब है स्नान शेष, उन्मुक्त केश का मतलब है खुले बाल।
स्नान शेष का मतलब है नहाकर। रहस्य स्मित का मतलब है रहस्य भरी हंसी। सुवेश का मतलब है सुंदर वेश में। अजित का मतलब है अटल, संभल। अखिन्न का मतलब है हर्ष से, प्रसन्नता के साथ। संचित का मतलब है इकट्ठे। छिन्न भिन्न का मतलब है भटी हुई, टुकड़े टुकड़े पर, टुकड़े टुकड़े। तो वो अपनी कुंडली हाथ से लेकर देख लिया, फिर अपनी बेटी को देख के कहा कि तुम इसे लेकर खेलो। तो उस समय स्नान करके खुले हुए बाल के साथ सासू जी रहस्य भई स्मित के साथ वहां पर सुंदर वेश धारण करते हुए प्रसन्नता के साथ वहां पर आ गई। और जो कल होने वाली करने को बातचीत, जो कल होने वाली, कल जो है ये सज्जन जो है शगुन लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए अपनी जो सासू माँ है वहां पर आई। उस समय अजीत संगीत किया मैंने, उस समय मैंने बड़े हर्ष के साथ अटल होकर, संभल कर मैंने उस ओर संगीत किया। आखिर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस ओर संगीत किया जहां पर मेरी कुंडली छिन्न भिन्न होकर, तितर बितर होकर पड़ी हुई थी। और सासू माँ जो है देखने लगी विस्मय भर, विस्मय के साथ वो उधर देखने लगी। तब मेरी बेटी जो है उस संचित टुकड़ों के ऊपर बैठ के खेल रही थी। जो सज्जन विवाह के प्रस्ताव लेकर आया था, उन्होंने ऐसा कह के चला कि मैं कल फिर शगुन लेके आऊंगी। तो ये बात सुनकर निराला जी बहुत शिथिल हो जाती हैं। फिर अपनी बेटी का मुंह देख के ही वो पुनः विवाह बंधन के बारे में सोचने लगा और इस इरादे पर, इस नतीजे पर पहुंच गया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तब उसने अपने हाथों में कुंडली उठा के देख लिया, फिर अपनी बेटी को दे दिया और कहा कि तुम इसे लेकर खेलो। उस समय जो है अपनी सासू माँ जो है स्नान के बाद खुले बाल के साथ रहस्य भरी हंसी के साथ वहां पर आ गई। अगले दिन जो सज्जन जो है शगुन लेकर आने वाले हैं उसके बारे में बातचीत करना चाहती थी। उस समय कवि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस ओर संगीत किया जहां पर उनका जो कुंडली है तितर बितर होकर पड़ा था। बहुत विस्मय भरी दृष्टि से सासू माँ उस ओर देखा, सासू माँ ने उस ओर देखा और उस समय उनकी बेटी जो है उन संचित टुकड़ों के ऊपर बैठ के खेल रही थी। यहां पर जो है खिल 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 में पुनरुक्ति प्रकाश है, हर तरह वर में ध्वनि साम्य है और सासु स्मिद सुवेश में अनुप्रास अलंकार है, केश शेष छिन्न भिन्न में ध्वनि साम्य है। तो यहाँ पर कवि अपने जो विवाह के प्रस्ताव किस प्रकार उन्होंने टुकरा दिया और उसका प्रभाव उनके ऊपर किस प्रकार पड़ गया, इन सभी का वर्णन वो करते हैं। और एक विवाह के प्रस्ताव आ गए तो उस विवाह प्रस्ताव को लेके सासू माँ बहुत उत्साहित होते नजर आती हैं और ये विवाह के प्रस्ताव लेके आने वाले व्यक्ति जो हैं किसी भी तरह निराश होकर लौटने वाले नहीं थे। ये कवि के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर देती है। ये भी नहीं, जिस प्रकार उन्होंने उस लड़की का वर्णन किया है, उस लड़की की आंखों के जो आकर्षण कवि के मन में भराने लगा। ये भी नहीं, सासू माँ ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को लेकर आया है वो समाज में बहुत भले आदमी है, उन्हें समाज में बहुत बढ़िया स्थान है। और ये भी नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है। उस सज्जन ने कवि से कहा कि आपकी उम्र तो 26 वर्ष की है, तो लड़की तो 18 की है। फिर उसने कवि के इस व्यवहार को देखकर उन्हें मालूम पड़ गया कि कवि क्या है, विवाह करना ही नहीं चाहते। ये सुन के, ये जान के ये व्यक्ति जो है कवि से कहने लगा, आप तो बहुत बड़े सज्जन है, कवि है, आपको अपने राय बदलना ही पड़ेगा।
तो ये सुनकर सासू माँ ने कवि से कहा कि ये व्यक्ति जो है बड़े नामी व्यक्ति हैं, उनका ऊंचा खानदान है, लड़की जो है शिक्षित है, रूपवती है, ये भी नहीं वो लड़की तुम्हें संसार की हर खुशी देंगे, तुम सुखी रहे, यही मेरे मन की मुराद है। ये भी नहीं, ये जो विवाह के प्रस्ताव लेके आने वाले सज्जन है ना, उसने ऐसा कह के गया कि मैं कल शगुन लेकर आऊंगा। ये सुन के कवि बहुत शिथिल हो जाती है, टूट जाती है, कवि बहुत टूट जाते हैं और उस समय उनके बेटी के जो रूप आंखों में पड़ते ही पुनः विवाह संबंध के बारे में वो सोचने लगे। विवाह ऐसा एक संबंध है, फिर उसमें उससे बाहर आना बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसलिए वो दोबारा शादी करना नहीं चाहते, अपने बेटी के साथ रहना ही वे अच्छा समझता है। तब उसने अपने हाथ में अपनी ही कुंडली लेके देख लेता है और फिर उसे अपनी बेटी के हाथ में सौंप देता है और बेटी जो है उसे लेकर खेलने लगी। अगले दिन जो शगुन लेकर वो लोग आएगा उसके बारे में बातचीत करने के लिए सासू माँ वहां पर आ गई। तब कवि ने उसे उस ओर इशारा किया जिस ओर उनकी जो कुंडली जो है छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े हैं। बहुत विस्मय भरी दृष्टि से सासू माँ वो दृश्य देखने लगी। उस समय जो है अपनी बेटी जो है उन संजीत टुकड़ों के ऊपर बैठ के खेल रही थी। अगली कक्षा में अगले भाग को लेकर मैं फिर से आ जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।